ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो मैंने रिस्क रेट लिया है 2%, ये एक इमेजिनरी फिगर है, कोई एक्चुअल फिगर नहीं है कि आप एक्चुअल मान के चलो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे सिर्फ 2% ही मिलता है। मेरा पर्पस क्या है इसको इतना लो दिखाने का, ये दिखाने का कि ये वो रिटर्न है जो आपको विदाउट टेकिंग एनी रिस्क बिल्कुल 100% सेफ जहाँ आपका पैसा है वहाँ पर आपको मिलता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम क्यों मानते हैं कि यहाँ पर हमारा पैसा पूरा सेफ है? क्योंकि इनको गवर्नमेंट का बैकिंग है, इन सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट ने इशू किया है, ठीक है। तो हम बिल्कुल टेंशन नहीं लेते कि भाई गवर्नमेंट ने इशू किया है तो अपना पैसा सेफ है, ये मान के हम चलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्योंकि इशू किया है तो गवर्नमेंट अपना पैसा वापस आपको कर ही देगी, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम क्या कहते हैं? रिस्क फ्री सिक्योरिटीज कहते हैं। और उन पे मिलने वाला जो रिटर्न है उसको हम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, जो डायग्राम में बना रखा है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको क्या लिख रखा है? IRF। आई माने इंटरेस्ट रेट, RF माने रिस्क फ्री। तो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट वो रेट ऑफ रिटर्न जो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि सेफेस्ट एसेट है, ठीक है, पूरे मार्केट की, चाहे मनी मार्केट हो चाहे कैपिटल मार्केट हो, सारी मार्केट्स में सेफेस्ट एसेट क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उन पे मिलने वाला जो रिटर्न है, लोएस्ट रिटर्न जो होता है, सेफेस्ट रिटर्न, वो कितना है? 2%, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इसके बाद जितने भी एसेट्स हैं, आप राइट हैंड साइड पे अपवर्ड जैसे जैसे जाओगे अब, ठीक है। बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल बॉन्ड है। अभी तक जब मैंने 3 एसेट्स कंपेयर करी थी, इक्विटी, प्रेफरेंस और बॉन्ड, तो मैंने बताया था बॉन्ड सेफ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेफ है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कंपेयर करोगे तो बॉन्ड अब थोड़ा सा रिस्की हो जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के मुकाबले। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गवर्नमेंट इशू कर रही थी, और बॉन्ड और डिबेंचर को कौन इशू कर रहा है? प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो रिलेटिवली जो है थोड़ा सा रिस्क तो है गवर्नमेंट के मुकाबले में, थोड़ा नहीं काफ़ी रिस्क है गवर्नमेंट के मुकाबले, ठीक है। तो क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के अंदर ज़्यादा रिस्क है गवर्नमेंट के मुकाबले, इसीलिए क्योंकि हम ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, ऐसा बंदा जो बॉन्ड को खरीद रहा है ओवर एंड अबव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को छोड़ के वो बॉन्ड को खरीद रहा है, ज़्यादा रिस्क ले रहा है, तो उसको बदले में अब क्या चाहिए? थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न भी चाहिए। तो वो 2% अगर आप दोगे बॉन्ड पे तब नहीं खरीदेगा वो। 2% में तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही मिल रही है उसको, जहाँ कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। तो क्या चाहेगा आप कि एक्स्ट्रा रिस्क के लिए कंपनसेशन चाहेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिस्क प्रीमियम, ठीक है। तो एक्स्ट्रा रिस्क के लिए जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड उसको चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। तो अब आपको उसको एग्जांपल के लिए अगर रिस्क फ्री रेट 2% था तो 1% या 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, तभी वो जो है बॉन्ड आपका खरीदेगा, ठीक है जी। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो अनसिक्योर्ड लोन आ जाते हैं, उससे और ऊपर चलेंगे तो हम शेयर आ जाएंगे, हमारे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। सबसे ज़्यादा रिस्की जो है वो क्या है? इक्विटी शेयर, जो सबसे ऊपर है इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो ये डायग्राम बेसिकली दिखा क्या रहा है? ये जो लाइन है अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग जो कोई भी डायग्राम होता है वो पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो भी दो आइटम आपने लिए हैं, उन दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप दिखा रहा है? ये पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे डिमांड एंड सप्लाई कर्व है, तो सप्लाई कर्व भी कैसा होता है? पॉजिटिव स्लोपिंग होता है। तो प्राइस में क्वांटिटी में कैसा रिलेशन दिखाता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो रिस्क एंड रिटर्न है उसमें कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। इसका क्या मतलब है? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ठीक है, और लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से बॉन्ड, बॉन्ड से अनसिक्योर्ड लोन से प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर, तो आपका रिस्क जो है बढ़ता जा रहा है। और इसके बदले एक रैशनल इन्वेस्टर जो होगा, ही विल डिमांड हायर रिटर्न फॉर एवरी यूनिट ऑफ एडिशनल रिस्क टेकन, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एडिशनल रिस्क लोगे उसके बदले आपको क्या चाहिए? हायर रिटर्न भी चाहिए। अब मैं वापस से इस पर्टिकुलर स्लाइड की जो हेडिंग थी हमारी रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, उस पर आता हूँ। तो ये डायग्राम जो है वो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को दिखा रहा है। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है? रिलेशनशिप, ठीक है। तो कैसा रिलेशनशिप बना है इस डायग्राम के बेसिस पे मैं जज कर सकता हूँ कि कैसा रिलेशनशिप बना रिस्क और रिटर्न के बीच? पॉजिटिव रिलेशनशिप बना, ठीक है जी। क्योंकि ये डायग्राम कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग है। कोई भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व जो होता है वो क्या दिखाता है? पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है दोनों आइटम्स के बीच में। कौन कौन से आइटम? जो दो एक्सिस पे जो भी आइटम है। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर डायग्राम के केस में दो आइटम्स कौन कौन से हैं? एक आइटम जो है वो रिस्क है, एक डायग्राम पे एक्स एक्सिस पे, दूसरा जो डायग्राम है वाई एक्सिस उस पे कौन सा है आइटम? रिटर्न है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में कैसा रिलेशन बना? पॉजिटिव रिलेशन बना। कैसा ट्रेड ऑफ है? पॉजिटिव ट्रेड ऑफ है, क्योंकि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न और लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। इसीलिए जो पहली लाइन लिखी है कि रिस्क रिटर्न आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, ठीक है जी। एक कॉइन के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। अगर आप एक सिक्के में लेफ्ट साइड में अगर आपको हायर रिटर्न दिख रहा है, तो अगर आप उसका दूसरा साइड देखेंगे तो क्या होगा? वहाँ पर हायर रिस्क भी होगा। आप वंचित नहीं रह सकते, ठीक है ना। एक चीज अगर आप हायर रिटर्न पकड़ रहे हैं तो आपको हायर रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोअर रिटर्न से संतुष्ट हैं तो वहाँ पर आपको केवल लोअर रिस्क लेना पड़ेगा, ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दीज आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, इसीलिए लिखा है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग आता है वो है इन्वेस्टर्स के टाइप्स का। कि हमारी जो मार्केट्स हैं
दो तरह की मार्केट्स हैं जहाँ हम पैसा लगा सकते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। फिर कैपिटल मार्केट के फर्दर दो पार्ट हो सकते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, पढ़ा है अपने एफ में। तो इन सारी मार्केट्स के अंदर अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की, ठीक है, तो इन्वेस्टर कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, इसकी अब हम बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्टर को ब्रॉडली अगर मैं बात करूँ दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो आती है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जिनको हम रिटेल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है ये। दूसरा जो कैटेगरी है वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो जो पहला कैटेगरी है इंडिविजुअल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर, इनमें कौन आता है, इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स माने हम लोग, मैं, आप, हम अगर शेयर खरीदते हैं मार्केट में जाकर, ठीक है, हम कौन से इन्वेस्टर कहलाएंगे, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ठीक है जी, हम जैसे लोग जो डायरेक्ट मार्केट में जाके खरीदते हैं शेयर्स वगैरह, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, वो बहुत ही स्मॉल पार्ट है पूरे मार्केट की। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो सारे इन्वेस्टर्स का हम बहुत स्मॉल परसेंटेज है। एक्चुअल में जो मेजोरिटी ऑफ द जो इन्वेस्टर्स हैं, मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कौन से आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जैसे फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, ये भी शेयर्स, बॉन्ड्स, दूसरे कंपनीज के, एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर खरीद रही है, बॉन्ड खरीद रही है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये भी आपने एफएमओ में अच्छे से पढ़ा होगा डिटेल में। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन आप कीजिएगा, तो अडेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता क्या क्या है, ठीक है, बैंक्स हैं जैसे, ठीक है, तो बैंक्स भी दूसरे कंपनीज के शेयर खरीदते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पेंशन फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंक है, बैंक के अंदर सभी का पैसा है, आपका भी पैसा है, मेरा भी पैसा है। ठीक है, तो उस पैसे से वो क्या करते हैं, एक तो लोन देते हैं, प्लस कुछ पोर्शन से वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं। ठीक है, शेयर्स खरीद लेते हैं, बॉन्ड खरीद लेते हैं। ठीक है, तो बैंक भी ऐसे पैसे से पैसा बनाता है। ठीक है, सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनीज है, आपसे इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस कर दिया, आपसे इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया, सभी लोगों से इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट करके उसको कंबाइंड किया और कहाँ लगा दिया, स्टॉक मार्केट में। ठीक है, इसी तरह पेंशन फंड है, जो ईपीएफओ है आपका, जो पीएफ अकाउंट जो आपका सैलरी में से पीएफ कटता है। ठीक है, जो ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ऐसे करती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी हैं। ठीक है, तो ये जो सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में। ठीक है जी, म्यूचुअल फंड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी जो है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, अब ये जो दोनों टाइप की कैटेगरीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। क्यों, क्योंकि जो लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट है वो कौन है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। ठीक है, तो अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से केवल हम 10% हैं फॉर एग्जाम्पल, और बाकी जो 90% है वो कौन है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन्होंने जो है पैसा लगाया हुआ है मेजोरिटी। ठीक है, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है वो ये है साइज ऑफ फंड्स। ठीक है, हम जो पैसा लगाएंगे अपनी सैलरी में से खर्चा काटने के बाद, जो सेविंग्स है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि सेविंग्स में से थोड़ा बहुत जो पैसा है वो हमें निवेश करना होता है बस। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास अपना पैसा तो है ही है, दूसरों का पैसा भी है, जैसे बैंक्स है, बैंक के पास कौन सा पैसा है, हम सब लोगों का पैसा है, इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, पेंशन फंड्स है, इन सब के पास जो साइज ऑफ फंड है वो बहुत ज़्यादा है हमारे मुकाबले। ठीक है, साइज से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, साइज से ये इम्पैक्ट पड़ता है, ह्यूज फंड होल्डिंग्स डू हैव बिग इम्पैक्ट ऑन मार्केट्स मूवमेंट्स, क्योंकि इनका पैसा इतना ज़्यादा है, ये एक बार में अगर किसी शेयर को खरीद लें या बेच लें तो उसके प्राइस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। ठीक है, सपोज एक इमेजनरी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सारे बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, ये सारे मिलकर जियो के शेयर खरीद लें तो अचानक से डिमांड जो है जियो के शेयर की बढ़ जाएगी। ठीक है, और क्योंकि अचानक से इतने सारे लोग खरीदार बढ़ गए हैं जियो के शेयर के, अचानक डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई सेम है, तो अचानक जियो का जो प्राइस है वो बढ़ने लग जाएगा। और इसका विपरीत भी सही है, अचानक अगर ये सारी कंपनीज मिलकर डिसाइड करें कि हमारे जितने भी जियो के शेयर हैं उन्हें हम बेच देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब इतने सारे शेयर्स अचानक जियो के बिकेंगे तो डिमांड सेम है जियो के शेयर की, और अचानक सप्लाई उसका बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसका प्राइस जो है अचानक से क्रैश हो गया। तो क्या क्या हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के होने से, क्योंकि इनके पास साइज ऑफ फंड बहुत ज़्यादा है, तो इनका जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ये किस दिशा में ट्रेडिंग कर रही हैं, क्या ये पर्टिकुलर शेयर को खरीद रही हैं या बेच रही हैं। ठीक है, ये एज ए गाइड काम करती हैं छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, फर्दर अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो इनको फर्दर दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, DIIs और FIIs। ये क्या होते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए
जो हमारा मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जो मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, एक तो हमारी कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 में, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, एलपीजी की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद से मार्केट्स जो है वो ग्लोबलाइज हो गई हैं। ग्लोबलाइज से मेरा मतलब क्या है कि सारे वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक मार्केट बन गई है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के शेयर खरीद सकते हो, ठीक है, अमेरिका की किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, और इसका वाइस वर्सा माने वो भी खरीद सकते हैं। कोई भी अमेरिकन जो पर्सन है या कंपनी है वो हमारे यहाँ की शेयर खरीद सकती है। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? दो रीजन है इसके, एक है ग्लोबलाइजेशन और दूसरा क्या है? इंटरनेट, ठीक है। तो इन दो रीजन की वजह से आप बैठे बैठे एक देश का जो नागरिक है वो दूसरे देश के नागरिक के जो है दूसरे देश की जो कंपनी है उसके शेयर खरीद या बेच सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से एक कंट्री के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होगा या वो फॉरेन इन्वेस्टर होगा। डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी हमारे देश का ही नागरिक है वो, ठीक है, या तो हमारे देश का इंडिविजुअल है या हमारे देश की कोई कंपनी है, ठीक है। तो जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि या तो वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ठीक है। तो है तो हमारे देश का ही, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी आप और मैं, हमने खरीदा, हम दोनों इंडियन ही हैं तो हम डोमेस्टिक कैटेगरी में आएंगे, ठीक है जी। अगर पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, वो अगर कोई शेयर खरीदता है तो वो भी डोमेस्टिक की कैटेगरी में आएगा, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है लेकिन है तो डोमेस्टिक ही। लेकिन एक और कैटेगरी हो सकती है, वो क्या है? फॉरेन। कि फॉरेन इंडिविजुअल एज वेल एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स जो हैं वो भी इंडिया के शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमने दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका आपको ऑलरेडी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करते हैं? इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशंस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, rather देन रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फर्दर दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ठीक है, डीआईआईज और एफआईआईज। डीआईआईज का मतलब है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी भारत की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इंडिया के लिए वो क्या कहलाएंगे? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और इंडिया के बाहर के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं या पार्टनरशिप फंड्स हैं, ठीक है, वो अगर भारत में आके शेयर्स वगैरह खरीदती हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या शॉर्ट में जो हम कहेंगे इनको एफआईआईज। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एफआईआईज, आपको कई बार जो है करंट ट्रेंड्स हैं जो न्यूज़ पेपर्स हैं उनके अंदर मिल जाएगा एफआईआईज, ठीक है। कि कितना जो है विदेशी जो कंपनियां हैं, ठीक है, विदेशी कंपनियां या विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं भारत में, ये एफआईआईज का जो फिगर है वो दिखाएगा आपको, ठीक है, कि कितना एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है भारत में। अगर एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि भारत के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, उन्हें लग रहा है कि भारत ग्रो करेगा, भारत के अंदर ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है, तभी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर भारत के लिए, ठीक है। दूसरी तरफ अगर अचानक से एफआईआईज भारत के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच कर भाग रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो इसका भारत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये माना जाता है कि भाई ये एफआईआईज छोड़ के भाग रहे हैं भारत, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, इकोनॉमी में क्रैश आने वाला है या कुछ होने वाला है, ठीक है। इसी वजह से रुपये का वैल्यू जो है वो भी ऊपर नीचे होता है, वो भी हम किसी आगे की स्लाइड में बता देंगे आपको कैसे एफआईआईज का बेचना है खरीदना रुपये की जो वैल्यू है उसको ऊपर या नीचे करता है, ठीक है। तो एक बार अगर मैं क्विक रिवीजन करूँ, मैंने क्या बताया आपको इन्वेस्टर टाइप्स में, ये इन्वेस्टर्स जो है दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूँ, मोटा मोटा जो दो कैटेगरीज हो सकती है, या तो कोई इंडिविजुअल नागरिक आप और मैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। अब उस इंडिविजुअल या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नेशनैलिटी के आधार पर फिर से हम उसको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं कि या तो वो डोमेस्टिक होगा या वो फॉरेन होगा। अगर वो डोमेस्टिक इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उसको हम डोमेस्टिक की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ अगर वो फॉरेनर है, ठीक है, तो उसको हम फॉरेन इन्वेस्टर कहेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर आपके दो तरह के हो सकते हैं, फिर या तो वो इंडिविजुअल होगा या वो इंस्टीट्यूशनल होगा। हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें है? इंस्टीट्यूशनल में। तो इंस्टीट्यूशनल को अगर मैं बात करूँ ब्रॉडली दो कैटेगरीज में हमने रखा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी डोमेस्टिक जो बैंक वगैरह हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, और अगला आ गया आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज, ठीक है जी। ये एफआईआईज जो है इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, अपनी नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एफआईआईज का जो इम्पोर्टेंस है, क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, क्या इसका इम्पैक्ट है रुपये पे, ये सारा हम जो है किसी और क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है जी।